नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में अगला चैप्टर जिसका नाम है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक साथ 3 प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बताऊँगा। लेकिन इसके पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप लोग ने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर ले। अब आपका और समय न बर्बाद करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। Imperative sentence. An imperative sentence is a type of sentence that gives some instructions or advice and expresses a command, an order, a direction or a request. अर्थात imperative sentence एक प्रकार का वाक्य होता है जो हमें किसी प्रकार के सूचनाओं को, सलाह को या किसी आदेश को या किसी दिशा निर्देश को या किसी अनुरोध को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द डोर। इसमें ऑर्डर या कमांड का भाव है। सेकंड एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी सम वाटर, इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें एडवाइस का भाव है। चौथा लेट अस प्ले हॉकी, इसमें सजेशन का भाव है यानी सुझाव। पांचवा लेट अस मैरी, इसमें प्रोपोजिशन का भाव है यानी प्रस्ताव का। और छठवां एग्जाम्पल है लेट मी गो, इसमें परमिशन है यानी कि अनुमति। तो उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का आरंभ किसी मेन वर्ब से होता है। लेट वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का विलोप होता है। ऐसे वाक्यों में यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। जैसे मैंने अभी जो आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं, उन सभी का जो सब्जेक्ट होता है वो वास्तव में यू होता है, लेकिन उसको हम वाक्य में नहीं लिखते। वाक्य में नहीं लिखने के कारण वर्ब जो होता है सबसे पहले आ जाता है और इस प्रकार के वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला ओपन द डोर से पहले यू लगाते हैं और प्लीज़ गिव मी सम वाटर के पहले यू लगा देते हैं और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ से पहले यू लगा होता है। और लेटस प्ले हॉकी में जो अस है उसमें यू तो रहता ही है, साथ ही साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेटस मैरी में यू तो रहता ही है और उसके बाद कोई जैसे हर हो गया। और लेट मी गो में भी यू लेट मी गो होता है, लेकिन हमको यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अंडरस्टूड होता है। और हम जब भी परिवर्तन करते हैं तो सब्जेक्ट यू मान के ही चलते हैं। तो चलिए यह मान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इन्हें पहचानना भी हम जान चुके हैं। तो अब मैं इनडायरेक्ट नरेशन का विधि बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला नियम है सेट टू को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरवर्ड इत्यादि में बदल देते हैं हम। दूसरा नियम डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यदि वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वह प्रथम रूप में ही लिखा जाता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वाक्य में यदि सर, मैडम, मिस्टर इत्यादि आया हो तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखा जाएगा। अन्य परिवर्तन पूर्व में बताए गए परिवर्तन के अनुसार ही होगा, जिसका विवरण मैं अपने पूर्व के 2 वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तीसरा नियम देखिए, यदि वाक्य का आरंभ लेट से हो तो परिवर्तन में कुछ भिन्नता आती है। यानी हम ये देखते हैं कि लेट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आया है। यदि लेट के बाद अस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको अस को उपयुक्त थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं और उसके बाद
शुड का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करते हैं। ध्यान दें, लेटस वाले वाक्य में डबल इन्वर्टेड कामा को ब्रेक करके डैट का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है, यदि लेट के बाद अस को छोड़कर अन्य ऑब्जेक्ट आए तो डबल इन्वर्टेड कामा को ब्रेक करके डैट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूर्व में बताए गए नियम के अनुसार टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में लेट अनुमति के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि इनडायरेक्ट नरेशन में टू के साथ प्रयुक्त होगा। तो चलिए इस नियमों को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, दे सेड टू मी गिव मी योर अम्ब्रेला। इस प्रकार के वाक्य में सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को मांगना एक प्रकार का रिक्वेस्ट होता है। अतः इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार होगा, दे रिक्वेस्टेड मी टू गिव देम माई अम्ब्रेला। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाया जाता है और सन रूल को लगाया गया है। एक बात का ध्यान रखें, यदि किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो वर्ब प्रथम रूप अर्थात फर्स्ट फॉर्म में होती है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आवर प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गो ऑन योर स्टडी। इस उदाहरण में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा। तो एक बात का और आप ध्यान रख लें, यदि किसी बड़े पद वाले व्यक्ति किसी छोटे पद वाले व्यक्ति से बात करे तो वह उसे ऑर्डर देता है, इसलिए सेड टू को ऑर्डर में बदलते हैं। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, आवर प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू गो ऑन देयर स्टडी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द वाउंडेड मैन सेड टू द सोल्जर यंग मैन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वाक्य में निवेदन का भाव है, क्योंकि वक्ता घायल है, अतः इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, एड्रेसिंग द सोल्जर्स एज यंग मैन द वाउंडेड मैन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इस उदाहरण में ध्यान दें, ऑब्जेक्ट सोल्जर है और उसे यंग मैन से संबोधित किया गया है। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन भी हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रायः एड्रेस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ध्यान रखें कि एक ही शब्द को एक वाक्य में बार बार ना लिखें, जैसे निम्नलिखित इनडायरेक्ट नरेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। एड्रेसिंग द सोल्जर एज अ यंग मैन द वाउंडेड मैन रिक्वेस्टेड द सोल्जर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वाक्य में सोल्जर शब्द दो बार आए हैं, जिसे बार बार लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, अतः ऐसे लेखन से बचें। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मीना सेड प्लीज डोंट बी डिले। यदि इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग टू से पहले होता है, जैसा कि इस उदाहरण में है। इस वाक्य का इम्परेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, मीना रिक्वेस्टेड नॉट टू बी डिले। पांचवा एग्जाम्पल, द टॉकिंग मशीन सेड प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई से। इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, द टॉकिंग मशीन रिक्वेस्टेड टू लिसन टू इट व्हाट इट सेड। इस वाक्य में टॉकिंग मशीन निर्जीव है, अतः इसमें जो मी और आई आया है उसे हम इट में बदलते हैं, क्योंकि यू और माई जो है वह टॉकिंग मशीन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए, और टॉकिंग मशीन निर्जीव है इसलिए उसका इट का हम प्रयोग किए हैं। छठवां एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी माइंड योर बिजनेस। भाव के अनुसार इस वाक्य में एक प्रकार की चेतावनी है, अतः सेड टू को वांड में बदल देते हैं, तो जगह सी वांड मी टू माइंड माई बिजनेस। सातवां एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट। यह वाक्य भी निगेटिव है, अतः इसका हो जाएगा द डॉक्टर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट। आठवां एग्जाम्पल देखिए, द मदर सेड टू हर डॉटर फाइट द डिफिकल्टीज विथ योर स्ट्रेंथ। इस वाक्य में माँ अपने पुत्री को सलाह देती है, अतः इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, द मदर एडवाइस हर डॉटर टू फाइट द डिफिकल्टीज विथ हर स्ट्रेंथ। नौवां एग्जाम्पल देखिए, सुभाष चंद्र बोस कोटेड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इस वाक्य में सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, सुभाष चंद्र बोस कोटेड टू गिव हिम ब्लड एंड ही वुड गिव देम फ्रीडम। उपरोक्त वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अतः यू को किसी उचित थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल लेते हैं। यहाँ पर यू को देम में बदला गया है। इसी प्रकार 10वां एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन एट द राइट टाइम। इस वाक्य में डॉक्टर ने मरीज से सलाह लिया है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे बनेगा,
द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन एट द राइट टाइम। 11वां एग्जाम्पल देखिए, आई सेड रूपा डू द वर्क। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में रूपा को एड्रेस किया गया है। ऐसी परिस्थिति में रूपा जिसे एड्रेस किया गया है उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अतः इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार होगा, आई रिक्वेस्टेड रूपा टू डू द वर्क। 12वां एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर सेड डोंट लीव द रूम। इस वाक्य में आदेश है, अतः इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, माई टीचर ऑर्डर नॉट टू लीव द रूम। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट पहले लगा देते हैं। 13 एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द हेल्पलेस सेड द मैन टू मी। वाक्य में सलाह है और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया गया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसे ही बनाएंगे, अर्थात द मैन एडवाइस मी टू हेल्प द हेल्पलेस। 14वां एग्जाम्पल देखिए, द यंग मैन सेड वुड यू गिव मी इन कैश प्लीज। इस वाक्य में निवेदन का भाव है, अतः इसका हो जाएगा, द यंग मैन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम इन कैश। इस वाक्य में ध्यान दें, वुड यू का प्रयोग हुआ है, जो कि हम तब करते हैं जब निवेदन में संकोच का भाव हो। इनडायरेक्ट बनाते समय इस चीज का महत्व नहीं रहता, यानी हम वुड यू का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करते। 15वां एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी वुड यू टाइप अ वन मोर लेटर बिफोर यू गो। इस वाक्य में भी वुड यू का प्रयोग हुआ है, अर्थात वुड यू का मतलब ही होता है संकोच, तो इसका हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप अ वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट। अब मैं कुछ उदाहरण लेट वाले वाक्यों का दे रहा हूं। इन वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने समय ध्यान दें कि मैं इसको कैसे बनाता हूं, आप उसी के अनुसार इनडायरेक्ट नरेशन बनाइएगा। 16वां एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी लेट अस मैरी। अथवा इस वाक्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शी सेड टू मी लेट्स मैरी। इस वाक्य में प्रस्ताव या प्रपोजल है, और ध्यान दें यदि लेट के बाद अस का प्रयोग हो और हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य को शुड से बनाते हैं, जैसे इसका हो जाएगा, शी प्रपोज मी दैट वी शुड मैरी। इस वाक्य में अस का मतलब है आई एंड सी, अर्थात वी। यही कारण था कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मैंने वी को बनाया है। 17वां एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू यू लेट अस प्ले हॉकी। इस वाक्य में सुझाव है और अस में ही एंड यू आता है, अतः इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, ही सजेस्टेड यू दैट यू शुड प्ले हॉकी। ऐसे वाक्यों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को देखें। 18 एग्जाम्पल, यू सेड टू मी लेट अस डू आवर होमवर्क। इस वाक्य में अस का अर्थ है यू एंड मी, यानी वी, तो इसका हो जाएगा, यू सजेस्टेड मी दैट वी शुड डू आवर होमवर्क। अतः वाक्य में 16वां, 17वां और 18वां से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम अस का प्रयोग अलग अलग अर्थों में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि अस में ही, सी, इट, दे को आई या वी के साथ जोड़ा जाए तो वो वी में बदल जाता है। यदि अस में ही, सी, इट, दे को यू के साथ जोड़ा जाता है तो वो यू में बदल जाता है। यदि अस में ही, सी, इट, दे में ही, सी, इट, दे में से ही कोई जोड़ दिया जाता है तो दे में चेंज हो जाता है। और अगर अस में यू को आई और वी के साथ जोड़ा जाता है तो वी में बदल जाता है। तो जरूरी नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस के बाद अस का ही प्रयोग हो, लेट के बाद कोई अन्य प्रोनाउन भी आ सकता है। यदि ऐसा हो तो लेट को हम किसी मेन वर्ब के रूप में देखते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर लेट के पहले टू लगाकर वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। जैसे 19 देखिए, ही सेड टू मी लेट मी गो। इस प्रकार के वाक्य में निवेदन का भाव होता है, अतः इसका हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। 20वां एग्जाम्पल देखिए, यू सेड टू मी लेट हिम प्ले। तो इसका हो जाएगा, ही यू रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम प्ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का किस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, और आप इसका अच्छे से तरह से अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको
इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना आ जाएगा। मैंने पूरी भरसक कोशिश किया है कि हर प्रकार के उदाहरण को मैं दे सकूं, और मैंने इस 20 एग्जाम्पल में तरह तरह के उदाहरण दिए, और सभी उदाहरणों को देना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने केवल 20 जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने दिया है। तो इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाना है। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित अगला नियम, जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस पर आधारित है, के बारे में बताऊंगा। आप सभी को ज्ञात हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है, और आशा करता हूँ यह वीडियो भी मेरे अन्य वीडियो की तरह ही आपका प्यार पाएगा। वीडियो रोचक और जानकारी से परिपूर्ण है, इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक नियम दूसरे नियम से बंधे हुए हैं। यदि हम वीडियो स्किप करके देखते हैं तो शायद नियम न समझ आए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि मेरा वीडियो अच्छा है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो डालूं तो सर्वप्रथम आप उसे देखें। मैं अपने सब्सक्राइबरों का आभार प्रकट कर रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करता हूं मैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने से पूर्व मैं यह बताता हूं कि यह किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इनकी परिभाषा क्या है। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence is the sentence in which there is a strong changes in the feelings of heart in the form of joy, sorrow, hatred, surprise, contempt, etc. And it ends with sign of exclamation. यानी यह वह वाक्य होता है जिसमें हृदय की भावनाओं में प्रबलता से परिवर्तन होता है। भावनाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे दुख की भावना, सुख की भावना, घृणा की भावना, नापसंद की भावना, आश्चर्य की भावना इत्यादि। ऐसे वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह अवश्य आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को निम्नलिखित उदाहरण से हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यानी वर्षा कितनी सुंदर है, अर्थात वर्षा मतलब सुंदर वर्षा हो रही है। इसमें आश्चर्य का भाव है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अलास ही वॉज डेड, इसका अर्थ है अफसोस है, उसकी मृत्यु हो गई। इस वाक्य में दुख का भाव है। तीसरा देखिए, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, आनंद का विषय है, हमने मैच जीत लिया है, अर्थात इसमें खुशी का भाव है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, फी फी यू आर अ थीप, इसका अर्थ हुआ है छी छी तुम चोर हो, इसमें तिरस्कार का भाव है। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, फी वाट अ फाउल स्मेल, इसका अर्थ है छी कैसा बुरा दुर्गंध है। इस वाक्य में घृणा का भाव है। छठवां एग्जाम्पल देखिए, डैम इट वी लॉस्ट एवरीथिंग, इसका अर्थ है लानत है, हमने सब कुछ खो दिया। इस वाक्य में क्रोध का भाव है। उपरोक्त उदाहरणों में जिस शब्द के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हमने अभी आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें जैसे अलास हो गया, हुर्रा हो गया, फीफी हो गया और डैम इट हो गया, ये सभी इंटरजेक्शन हैं, क्योंकि इनके जस्ट बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया गया है। और यही जो इंटरजेक्शन होते हैं उसी से हृदय में परिवर्तन होता है, हृदय की भावनाओं में परिवर्तन होता है, और हृदय में परिवर्तन करने वाले वाक्य को ही हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज ए सेंटेंस इन विच देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विश, डिजायर, होप और ब्लेसिंग, यानी यह वह वाक्य होता है जिसमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद को प्रकट किया जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के भांति इन वाक्यों में भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। इस वाक्य के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है,
हैप्पी क्रिसमस। इसका मतलब है आपको क्रिसमस की बधाई। यह एक प्रकार का विश है। सेकेंड एग्जाम्पल है हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बधाई। यह भी एक प्रकार का विश है। कांग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो, यह भी एक प्रकार का विश है। चौथा है गॉड ब्लेस यू, इसका अर्थ है भगवान आपका भला करे। इसमें आशीर्वाद का भाव है। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशंस, ईश्वर आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाए। इसमें इच्छा को प्रकट किया गया है, यानी इसमें डिजायर है। और तो हम देखते हैं कि उपरोक्त उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बारे में आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। तो चलिए यह मान लेते हैं कि हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। अब मैं आपको इन वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला रूल है, शेड टू को भाव के अनुसार एक्सक्लैम्ड विथ प्लस फीलिंग ऑफ हार्ट। हार्ट का फीलिंग जो होता है वंडर, जॉय, सारो, हेट्रेड, कंटेम्प्ट एक्सेट्रा होता है, में बदल देते हैं। यानी कि अगर शेड टू आया है तो उसको एक्सक्लैम विथ, जैसे वंडर हो गया, सरप्राइज हो गया, सारो हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। मेरा ये पहला रूल था। सेकेंड रूल देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले इंटरजेक्शन को इनडायरेक्ट नरेशन में हटा देते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन का भाव रिपोर्टिंग वर्ब में पहले ही प्रकट हो गई है। तो अगर हम इंटरजेक्शन वाला भाव अगर प्रकट हो गया है तो हमको बार बार इंटरजेक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई इंटरजेक्शन आया हो तो उसको हम हटा देते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जो भाव दे रहा है वो भाव हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य ऑप्टेटिव हो तो डैट का प्रयोग नहीं करते। रूल चौथा देखिए, हाउ या व्हाट से आरंभ होने वाले वाक्य में इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा दिया जाता है और किसी उपयुक्त एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और पांचवा नियम है, जिन वाक्यों का आरंभ हाउ या व्हाट से ना हो उसका परिवर्तन सामान्य नियमानुसार होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ आवश्यक परिवर्तन करते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की भांति उसका भी इनडायरेक्ट नरेशन बना लेते हैं। उपरोक्त बताए गए नियमों को हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, ही सेड अलास आई एम डिस्ट्रॉयड। इस वाक्य में दुख का भाव है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज डिस्ट्रॉयड। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव है। ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच में कोई वर्ब नहीं आया है। यदि इस प्रकार का वाक्य आए तो उसे इस प्रकार का वाक्य समझना चाहिए, शी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज। अर्थात इस वाक्य में इट इज को प्रदर्शित कर दिया गया है, जबकि जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें इट इज को प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो चाहे प्रदर्शित करें और चाहे ना करें, इससे हमारे रिपोर्टेड स्पीच के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का अर्थ दे रहा है। इसलिए हम इट इज लिखे भी या न लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर। मैंने आपको रूल नंबर 4 में बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ हाउ या वाट से हो तो हाउ या वाट इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखा जाएगा और कोई उचित एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग होगा। इस वाक्य में वेरी का प्रयोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड हुर्रा वी हैव क्रॉस द रिवर। इसमें प्रसन्नता का भाव है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड क्रॉस द रिवर। चौथा एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी फाइन पिक्चर। पांचवा उदाहरण देखिए, द फॉरेस्ट सेड ब्रेवो यू हैव सॉल्व इट।
इस वाक्य में पिता ने शाबाशी दिया है, तो इसका हो जाएगा द फादर एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट ही हैड सॉल्व्ड इट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू आए और कोई भी ऑब्जेक्ट न दिया हो तो यू को हम किसी उचित थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं, जैसा कि हमने यू को ही में बदल कर किया है। तो यह नियम मैंने आपको पहले बताया था। अब छठवां देखिए, राधा सेड हाउ ब्यूटीफुल आई एम। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव है, तो इसका हो जाएगा राधा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। सातवां एग्जाम्पल देखिए, गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माई कीज समवेयर कन्हैया सेड। तो गुड हेवेंस को हिंदी में अरे या वाह कहते हैं। अतः यदि वाक्य में इस प्रकार का शब्द आए तो भाव के अनुसार उसे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम विथ रिग्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा कन्हैया एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज समवेयर। तो यहाँ कन्हैया को पछतावा ही हो सकता है क्योंकि उसने कहीं पर अपनी चाबियों को खो दिया है, तो यह पछतावा का भाव है, इसलिए विथ रिग्रेट का प्रयोग किया गया है। आठवां देखिए, ही सेड कर्ज इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच डेंजर्स इन द वेदर्स। कर्ज इट का प्रयोग श्राप देने के लिए किया जाता है, हिंदी में से कहते हैं धत तेरी की। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच चेंजेस इन द वेदर्स। तो ये बात ध्यान रखें कि यदि हु से वाक्य का आरंभ हो और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो तो वह एक प्रकार का चैलेंज होता है। जैसे इसमें यह कहने का मतलब है कि कौन यह आशा कर सकता था कि इस प्रकार के मौसम में बदलाव हो जाएगा। तो कौन आशा कर सकता था, यानी कि कोई आशा नहीं कर सकता था। तो इसलिए यही कारण था कि इसको हम निगेटिव सेंटेंस में हु को नन या नो वन में चेंज करके इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। अब मैं नौवां उदाहरण को बताने जा रहा हूँ। नौवां उदाहरण देखिए, कैलाश सेड ओह वी हैव नो मनी। तो इसमें दुख या अफसोस का भाव है, तो इसका हो जाएगा कैलाश एक्सक्लेम विथ सैडनेस दैट दे हैड नो मनी। यहाँ पे वी को दे में बदलते हैं, वी को ही में न बदलें क्योंकि वी का बहुवचन होता है, तो बहुवचन के अनुसार ही, ठीक है, सब्जेक्ट में भी बहुवचन का ही परिवर्तन होता है। मतलब एस एंड पीपी रूल, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अगर मेरा सन रूल के हिसाब से अगर वह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम उसको सिंगुलर में ही बदलते हैं, और अगर वो प्लूरल है तो उसको हम प्लूरल में बदलते हैं, ठीक है। यह केवल जैसे वी और वी के लिए ही होता है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जो 10वां उदाहरण है, तो 10वां उदाहरण में कह रहा है ही शेड गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माई बैग समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे भी पछतावा ही है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत अच्छा पैसा होना, ठीक है। यह एक प्रकार का फ्रेज है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, याद रखें। अब अगला देखिए, आई शेड टू द कपल हैप्पी कंजुगल लाइफ। इस वाक्य में मैं कपल को विश कर रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई विश द कपल अ हैप्पी कंजुगल लाइफ। 12वां उदाहरण देखिए, द हर्मिट सेड मे यू लिव लॉन्ग। इस वाक्य में साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा जुग जुग जियो। तो इसका हो जाएगा द हर्मिट विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो ध्यान दे, वाक्य में अगर मे हो और या मे से आरंभ हो तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम डैट का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग हुआ हो तो हम डैट से उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, जैसा कि उदाहरण से मैंने स्पष्ट आपको कर दिया है। अब 13 एग्जाम्पल देखिए, रवि सेड टू रुचि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस वाक्य में रवि ने रुचि को जन्मदिन का विश किया है, तो इसका हो जाएगा रवि विश्ड रुचि अ मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। यानी कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे को हम पूरे को एक नाउन के रूप में देखते हैं और ए लगाकर, ठीक है, वाक्य को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब
मैं आगे बढ़ता हूँ 14 एप्पल। तो 14 एप्पल में है आई गुड मॉर्निंग पा। पा यह फादर का संक्षिप्त रूप है, तो इसका हो जाएगा आई विश्ड माई फादर मीन्स पा अ गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फादर को हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ऐसा होना चाहिए। आप 15 एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी हैप्पी होली, तो इसका हो जाएगा शी विश्ड मी अ हैप्पी होली। 16 देखिए, शी सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, तो इसका हो जाएगा शी कांग्रेचुलेटेड मी। 17 देखिए, शी सेड टू मी थैंक्स, तो इसका हो जाएगा शी थैंक्ड मी। 18 एग्जाम्पल्स, शी सेड टू मी वेल डन। इस वाक्य को इस प्रकार समझें, इसका हो जाएगा शी सेड टू मी यू हैव डन वेल। इसी को वेल डन लिख दिया गया है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए और उसी के अनुसार आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार होगा, शी विश्ड मी दैट आई हैड डन वेल। 19 एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही ब्लेस्ड या विश्ड भी लिख सकते हैं मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी मे का प्रयोग होने के कारण डैट लगाए हैं। अब 20 एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन 2 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, पहला है ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे गुड बाय, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, तो गुड बाय के बाद टू लगाकर हम इसको एक प्रकार से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यदि इससे संतुष्टि न हो तो एक दूसरा तरीका है जिसका हो जाएगा ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, सीधा सीधा ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। तो यहाँ बेड का मतलब है अभिवादन करना, तो अभिवादन करने के लिए हम बेड का प्रयोग किए हैं। अब 21 एग्जाम्पल देखिए, नीरज सेड गुड नाइट कृष्णा वी विल मीट अगेन टुमारो। तो यह एक प्रकार का विश है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा नीरज विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। परिवर्तन जैसा होता है हम वैसा परिवर्तन तो करेंगे, जैसा कि हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पूर्व मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी पढ़ाया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया है। तो उन सब के बनाए गए जो नियम है उसको आप ना भूलें, क्योंकि इसका प्रयोग समय समय पर होता रहेगा। ठीक है, अब मैं 22वां उदाहरण देता हूँ आपको, शी सेड बाय गॉड आई नेवर अब्यूज्ड हिम। देखिए इसमें बाय गॉड लगा है इंटरजेक्शन, तो अगर बाय गॉड वाक्य में आता है तो इसका मतलब होता है कसम खाना, तो इसका हो जाएगा शी शो बाय गॉड दैट शी हैड नेवर अब्यूज्ड हिम। ठीक है, तो इसमें उस लड़की ने कहा कि बाय गॉड मतलब ईश्वर की सौगंध है कि मैंने उसे कभी गाली नहीं दी, अर्थात उसने कभी उसको गाली नहीं दिया था। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको डायलॉग और लंबे लंबे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उसी चैप्टर पे इंटरमीडिएट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जाता है। और अधिकांशतः लोग इस बड़े वाक्यों वाले इनडायरेक्ट नरेशन को बना नहीं पाते हैं, मुश्किल से 10 या 20% ही लोग ऐसा कर पाते हैं, बाकी कोई भी इसको बनाने के जहमत नहीं उठाता। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इसको इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को इसको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने अपने वीडियो को अपलोड नहीं किया है, लेकिन जब मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, वह वीडियो मेरा बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो ठीक है, आप सभी को मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर मेरे चैनल का अपडेट प्राप्त कर लें। यानी जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें,
तभी आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और केवल देखें ना, बल्कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आप वीडियो को बंद कर देते हैं। एक बार मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देता हूं। अब मुझे विदा दें। अगली बार फिर मैं एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।